हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बीएड पेपर 2, 1, 2 एंड 3 कवर किए थे। जैसे कि इस बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम्स में कवर होंगे। तो हमने हमारे लास्ट वीडियोस में ऑलमोस्ट 50-55 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। तो आइए अभी हम पेपर 4 जिसका ए पार्ट हम करेंगे और इसमें भी ऑलमोस्ट हम 50-55 क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके एमसीक्यूज। और अगर आप इनसे पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50-60% आप मान के चलिए इन क्वेश्चंस में से आ सकता है, क्योंकि हमने इसमें सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। ओके, सो सब्जेक्ट का नाम जैसे आप लोग सब जानते हैं, इसे LAC बोला जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। So let's start from question number 1. Okay, so let's begin with LAC stands for, जैसा कि आपको मैंने सब्जेक्ट के नेम में ही फुल फॉर्म बता दिया था, तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि LAC का फुल फॉर्म लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसके साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? ऑप्शन 1, बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिस होता है। ऑप्शन नंबर 2 है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड्स एंड सिंबल्स। नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बेसिक टूल भी होता है कि आप कम्युनिकेशन, आप मतलब बेसिस होता है आपकी लैंग्वेज के लिए। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने आइडियाज को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हैं। तो ये इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पहला, नंबर 1 ऑप्शन है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एक मीडियम, माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। नंबर 2, लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक सही है लैंग्वेज के। आप थॉट्स को अपने लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हो और कम्युनिकेशन का माध्यम भी होती है लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, 1 एंड 2। What is LAC? अब देखिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में LAC का फुल फॉर्म पढ़ा था, तो आपको जो आपका सब्जेक्ट का नेम भी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो अभी इसको और हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें बताना है, हमसे पूछा गया है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये देखिए, it is an approach in which one language is implemented throughout the curriculum in non-language subject। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपके नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इसमें आपको एक लैंग्वेज यूज करनी होती है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। जैसे कि अगर आप देखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ही हो गए, संस्कृत वगैरह भी, बट मैथ्स है, साइंस है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे टीचर्स अपने जो साइंस है, सोशल साइंस या मैथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इन केस हिंदी मीडियम है तो ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो हिंदी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो LAC वो होता है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है और उसी अप्रोच के थ्रू उसकी लर्निंग कराई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 पे आते हैं। LAC अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स इन। LAC किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करता है? तो नंबर 1 ऑप्शन हो रहा है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपांड देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग्स। आप अगर स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो उनकी, क्योंकि स्टूडेंट्स के यूजुअली यंग माइंड्स होते हैं, तो उनके जो आइडियाज होते हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनको आप एक्सपैंड कर सकते हो और एक्सप्लोर आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि यंग माइंड्स के आइडियाज और क्रिएटिविटी बहुत ही इनोवेटिव होती है।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा अभी जो मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, सो आई हैव बीन यूजिंग मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। सो व्हाट इज मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज? अगर आप देखोगे जैसे कि मैं 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी का यूज कर रही हूँ, पर अगर मैं चाहती तो इसमें मैं थर्ड लैंग्वेज भी यूज कर सकती थी। अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट होता या मैं अगर कोई रीजन स्पेसिफिक वीडियो बना रही होती तो शायद मैं इंग्लिश हिंदी प्लस इसमें मैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज को भी ऐड, अगर स्पेसिफिकली मैं महाराष्ट्र के लिए बना रही होती तो मराठी को भी ऐड कर देती। अगर मैं किसी सदर्न पार्ट के लिए बना रही होती तो मैं शायद कन्नड़ तमिल इन सबको भी ऐड करती होती। तो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज में ये होता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस को यूज कर सको, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस। So option number 2 जाएगा कि it is the use of any 2 or more languages. Question number 7, which of the following statements is not true? कौन सा सही नहीं है? जो ये ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं उन पे प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, उनको बहुत ही केयरफुली रीड करिए। It is important to ensure that the language of each child be respected in the classroom. हाँ जी, बिल्कुल ये जरूरी है। सो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेजेस विदाउट यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अपनी मदर लैंग्वेज को भूल के ही दूसरी लैंग्वेजेस लर्न करें, जैसे कि हम हिंदी को बिना भूले इंग्लिश लर्न करते हैं, राइट? सो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडमिशंस इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, वो अगर जाना चाहते हैं तो वो एक ऑल ओवर डिफरेंट सिनारियो होता है। सेकेंडली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट दैट्स वे कंपल्सरी नहीं है हमारे करिकुलम या लर्निंग का पार्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसके साथ। क्वेश्चन 8, करिकुलम सपोज टू बी अचीव। करिकुलम में क्या होना चाहिए? नंबर 1, अचीव द ऑब्जेक्ट्स। वो हमारा जो एम है, जो हमने ऑब्जेक्टिव हमारे बनाए हुए हैं, उसे फुलफिल करना, उसे पाना। बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। करिकुलम एक सिस्टम होता है स्कूल में, तो उसे ऑर्गेनाइज मैनर में होना ही चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। करिकुलम किसका, किस कल्चर को, किस उसको किस बिहाइंड, जो हमारी किस भाषा को, किस प्रकार के ट्रेडिशन को हमें बताता है? तो करिकुलम हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट कौन से पूरे प्रोसेस को बताता है? तो उसमें डिजाइनिंग भी होती है, पहले उसे प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है जिसे इम्प्लीमेंट बोला गया है, फिर उसको इवैल्यूएट असेस किया जाता है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या क्या कैसी चीजें प्रोसेस हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑप्शन जाएगा। व्हाट इज करिकुलम? अब हम करिकुलम के बारे में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाद आया हुआ है, इससे पहले आ जाना चाहिए था। करिकुलम क्या होता है? जो भी सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूशन में, एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में होती हैं, उसे करिकुलम बोला जाता है। सिलेबस, ऑफ कोर्स, जब एक्टिविटीज ही सारी करिकुलम में आती हैं तो सिलेबस भी, जो हम सिलेबस हम बच्चों को कवर करवाते हैं, वो भी हमारा करिकुलम का एक पार्ट होता है। क्वेश्चन 13, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज। लिसनिंग, अगर हम क्लास में किसी टीचर के लेक्चर को स्टूडेंट सुन रहा है तो वो किस तरह की लिसनिंग होगी? इंफॉर्मेशन लिसनिंग है, बिल्कुल, क्योंकि वो जो स्टूडेंट जो लेक्चर को लिसन कर रहा है, जो सुन रहा है, उससे ऑब्वियसली टीचर जो बता रही है उससे उसे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो दैट विल बी इंफॉर्मेशन लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग नहीं होगी,
क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर को इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो उससे इंफॉर्मेशन लेगा, टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, सो दैट विल बी इंफॉर्मेशन लिसनिंग। क्वेश्चन 14, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय, लिसनिंग किस चीजों से आप प्रॉपर नहीं सुन पाओगे, नहीं आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं? मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसन मटेरियल, आप बहुत सारा बोलते चले जाएंगे तो भी शायद आपके जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स प्रॉपरली आपको जो प्रोवाइड करना चाह रहे इंफॉर्मेशन वो जो गैदर नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अगर मैं बहुत स्पीडी तरीके से बोलूंगी तो भी जैसे अगर आप सुन रहे हैं तो आप शायद उस चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाएगी, तो वो लिसनिंग अफेक्ट आपकी हो जाती है। थर्ड, अ साइजेबल हेयरिंग लॉस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हेयरिंग लॉस होता है उससे भी लिसनिंग अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट, सारे लिसनिंग के कंपोनेंट्स हुए हैं एक के अलावा, कौन सा? हेयरिंग, सुनना लिसनिंग में आता है। अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, आप बहुत अटेंटिव होके बहुत अलर्ट होके क्लास में बैठे हुए हैं तो ऑफ कोर्स वो भी लिसनिंग में आता है। आंसरिंग, आंसरिंग लिसनिंग में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 पहले देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, ऑफ कोर्स आप सुनेंगे तभी आप उसे याद रख पाएंगे, तो इसमें जो ऑड एंड आउट बचता है आपके वो बचता है आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following skills has the largest share in the communication time in school and colleges? कौन सा स्किल सबसे ज्यादा शेयर रखता है स्कूल और कॉलेजेस में? आइए हम देखते हैं। लिसनिंग, सुनना, रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग। अभी आप जैसे आप देखिए, अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह की हुई है तो आपको पता होगा कि अगर जो हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी स्कूल में टाइम टेबल वाइज ही चलते हैं पीरियड्स, तो अगर आप पीरियड 1 से लेके लाइक पीरियड 7 या 8 जो भी आप पीरियड्स देखेंगे तो उसमें यूजुअली टीचर्स जो होते हैं वो आके जो स्किल्स यूज किए जाते हैं वो लिसनिंग स्किल्स यूज किए जाते हैं, कि टीचर आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और स्टूडेंट्स को उनके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। अगर वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं तो भी वो टीचर बोल बोल के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो भी स्टूडेंट्स को सुनना होता है। अगर वो सिर्फ राइटिंग करेंगे और अगर राइटिंग का पार्ट इन्वॉल्व होता भी है तो वो लिसनिंग से कम होता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा स्किल स्कूल में बच्चों को यूज करना होता है लर्निंग के लिए? सो इसका ऑप्शन रहेगा लिसनिंग। 1 ऑप्शन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन 17 पे आ जाइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव बाय, अगर एक स्टूडेंट है वो बहुत अटेंटिव नहीं है, वो ध्यान से किसी चीजों को नहीं सुनता है, सो उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे बेटर हम कैसे इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन 1, मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, making the communicated material novel, interesting and need based, making voice effective and impressive। तो ये सारे इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा, क्योंकि हम उसे अटेंटिवली फुली पेड, आप बच्चे को टोक सकते हो कि नहीं आप पूरा ध्यान दीजिए, यू हैव टू बी फुली अटेंटिव इन द क्लास, प्लीज पे अटेंशन। उसके लिए आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग मटेरियल्स गैदर करके उसे अटेंटिव बनाइए। तीसरा, आप अपनी कुछ वॉइस में आप कोई इम्प्रेसिव, लाइक जैसे हम वॉइस को चेंज कर देते हैं, सम एक्सप्रेशंस ऐड कर देते हैं, लो एंड अप कर देते हैं, सो दोस कैन बी द वेज टू मेक योर वॉइस वेरी इम्प्रेसिव। एंड तो आप ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसमें से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो रहा है। अ स्टूडेंट हेल्प्स अ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम while the teacher was delivering the lecture, he was empathetic listener। अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है तो वो कैसा, वो बहुत ही अटेंटिव लिसनर था, वो बहुत ही केयरफुली था, वो बहुत अटेंशन सीकर था। सो उस ऐसे अटेंशन सीकर को, अटेंटिव स्टूडेंट को हम एम्पैथेटिक लिसनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। The process of communication enhances through,
जो हमारा कम्युनिकेशन होता है हम उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, बिलोंगिंगनेस से, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, आप बहुत प्रेशर नहीं डालो बच्चे पे, है ना, तो ऐसे करके इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जाएगा। 20th क्वेश्चन, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेजेस, ये बहुत इजी है, ऑफ कोर्स जो मैसेज जो भेजता है वही ट्रांसमिट करेगा, तो जो भेजने वाले को हम सेंडर बोलेंगे, क्योंकि मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है मतलब जा रहा है। इसी से रिलेटेड 21st क्वेश्चन है, डैश इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स एंड अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज, ऐसा रिसीवर इसका राइट आंसर है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो उस सेंडर ने मैसेज भेज दिया, अब मैसेज आपके पास आया, नोटिस करा, मैंने उसे रीड किया, डिकोड किया मतलब समझा, और फिर उसका मीनिंग मुझे पूरा पता चला, तो मैंने मैसेज को रिसीव किया, तभी मैंने उसको नोटिस किया, रीड किया, समझा, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रिसीवर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, body languages, tone of voice, body language, facial expression। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें टोन ऑफ वॉइस भी होती है, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज भी होती है, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वॉइस भी आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है, टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज भी आती है, और फेशियल एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ डैश टेक्स्ट। आपने जैसे क्लास अर्ली स्टेज में आपने स्कूल टाइम्स में देखा होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसको हिंदी में गद्यांश भी बोला जाता है। तो वो किस तरह का टेक्स्ट होता है, वो रिटर्न टेक्स्ट होता है, जिसे आपको पढ़ना होता है, फिर उसका आंसर देना होता है। सो दैट इज अ रिटर्न टेक्स्ट। रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, एनकोडिंग, लिसनिंग, डिकोडिंग, टॉकिंग। अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो रीडिंग बोल रहा है, रीडिंग मतलब रीडिंग को आपको पढ़ना होता है और उसे पढ़ के समझना भी होता है। जैसे कि हमने डिकोडिंग का पहले ही मतलब देखा, डिकोडिंग मतलब क्या होता है कि मैं उस मैसेज को नोटिस करूंगी, फिर समझूंगी, डिकोड करना समझना, रिसीव करना। सो रीडिंग इज अ डिकोडिंग process। 25th, people cannot interact with each other without communication। हम एक दूसरे, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मीन्स हम जब एक दूसरे की बातों को समझ सके, बता सके, तो इसका कम्युनिकेशन आंसर ही होगा, जिसे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 26, the language of the report should be, report is always formal। आप किसी को अगर रिपोर्ट सेंड कर रहे हो तो आपको पूरा समराइज चीजें करके बतानी होती हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर्मल। Which of the following is not a foundational skill of language learning? कौन सा foundational skill, basic skill नहीं है language learning का? ऑप्शन 1 होता है रीडिंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको अगर आपको लैंग्वेज को लर्न करना है तो आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ऑप्शन 2 राइटिंग भी आना चाहिए। ऑप्शन 3 स्पीकिंग, आपको एक लैंग्वेज लर्न करने के लिए उसे प्रैक्टिस करके बोलना बहुत जरूरी है। ऑप्शन 4 वॉचिंग, आप सिर्फ देखते देखते किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं, सो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। 28, which of the following statement is true? कौन सा करेक्ट है इसमें से? राइटिंग एक्सप्रेसेस हु वी आर एज अ पीपल। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, और बड़े बड़े राइटर्स वगैरह वो लिखते हैं कि वो क्या है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। राइटिंग प्रिजर्व्स आवर आइडियाज एंड मेमोरीज। आपने देखा है कई लोग ना रोज डेली की डायरी राइटिंग करते हैं कि आज मेरा दिन ऐसा बीता, मैंने आज ये मेरे साथ में मिस हैपनिंग्स हो गई थी, आज मेरा बहुत ही हैप्पीएस्ट डे था। तो ये क्यों? क्योंकि वो अपने मेमोरीज को रखना चाहते हैं संभाल के। ऑप्शन नंबर 3, राइटिंग अलाउज अस टू एंटरटेन अदर्स। राइटिंग हम कभी कभी हम बहुत फनी, कुछ हमारे साथ में इंसिडेंट होता है
तो हम वो बाद में हमारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सके, हम हंसते हैं कि पुराना हम ऐसे थे, ऐसा हुआ था। तो हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 29, Which of the following is not a step of developing listening skill? कौन सा listening skill का develop करने का नहीं है? फिर नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज फिर इसमें मिस्टेक नहीं तो हो जाता है। Face the speaker and maintain eye contact, नहीं। अगर आपको एक अच्छे listening skill अगर आपको maintain करने हैं, तो जब भी आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, तो आपको हमेशा उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा, उसे बहुत, ताकि आई कांटेक्ट मेंटेन करने से आप बहुत अटेंटिव रहते हैं, प्लस आप कंसंट्रेट इजीली कर पाते हैं, आपका माइंड यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं होता है। सेकेंडली, डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सॉल्यूशंस, बीच बीच में आपको बोलना नहीं होता है, टोकना नहीं होता है, और अपनी सलाहें नहीं देनी होती हैं। ऑप्शन 3, तो ये वाला भी क्या है, ये एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कि अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटी नहीं है। अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आप में क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। Ask the speaker to take pause in between and reply him, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि स्पीकर से बीच में पूछना, फिर उसको रिप्लाई करना, तो ये एक अच्छी डेवलपिंग स्किल, जो एक लिसनिंग स्किल को डेवलप करने की क्वालिटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन 38 पे आ जाते हैं। What is the role of teacher in developing reading skill in students? टीचर का रोल क्या होता है स्टूडेंट को रीडिंग स्किल्स, रीडिंग इम्प्रूव कराने के लिए? Provide a rich and varied literary environment that includes interesting reading resources. हाँ, बिल्कुल हो सकता है, टीचर इंटरेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगी तो स्टूडेंट्स का भी जो उसका इंटरेस्ट होता है वो डेवलप ग्रेजुअली होता है। Provide freedom to students to choose the reading material of their own choice. अगर वो अपनी चॉइस का, अपने एरिया का मटेरियल चूज करेंगे तो अगेन उनका इंटरेस्ट फिर डेवलप होगा और वो एंगेजमेंट भी उनकी बढ़ जाती है। थर्ड, इंक्लूडिंग रीडिंग इन एवरीडे एक्टिविटीज, जरूरी नहीं है कि आप अपनी स्टडीज में, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसी में आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं डे टू डे लाइफ में, उनमें भी आप रीडिंग को अपनी इम्प्रूव टीचर करवा सकते हैं। आजकल आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो सिंगिंग, अगर एक टीचर आपको सिंगिंग एक्टिविटी करवा रही है, और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश रीडिंग की, तो उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया कि आप इसे रीड भी करिए, सिंग भी करिए, तो स्टूडेंट्स को क्या ये नहीं, उन्हें ये नहीं लगता है कि हम पर्टिकुलरली हम अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो फन में बच्चा सीख जाता है कि हम तो सिंगिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 31 है, which of the following is not an objective of language across the curriculum? कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या LAC का एम नहीं है? नंबर 1, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड, ये तो हमारा एम है। इसे पूछा है क्या एम नहीं है? टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड, अगर LAC लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात हो रही है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो एम सबसे पहला टीचर का होता ही है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2, टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स, नहीं। एक जो गुड टीचर होता है, एंड इफ शी इज अ प्रो टीचर, अगर बहुत इफेक्टिव टीचर है, तो उनका कभी भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स लाना एम नहीं होगा। उनका हमेशा टीचर का एम यही होगा कि वो एक स्टूडेंट्स के जो उनके स्किल्स को डेवलप करे, जैसे जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उनके मेंटल स्किल्स होते हैं, उनके आर्ट स्किल्स होते हैं, हैंड राइटिंग, स्पीकिंग, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सबको इम्प्रूव करे। कभी भी एक टीचर स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स पे फोकस नहीं करता है।
तो ये ना पॉइंट 2 जो है ये नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी आपको ऐसा कुछ पॉइंट मिले कि गुड मार्क्स टीचर फोकस कर रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग नेगेटिव होता है। और एक क्वेश्चन भी आपको नेगेटिव पूछा गया है कि LAC का कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा टीचर का एम नहीं है, तो ये टीचर का एम कभी भी नहीं होगा। आप थर्ड देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में फिर मेंटल और लिंग्विस्टिक स्किल्स को डेवलप करने की बात हो रही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। Which of the following is not a characteristic of good handwriting? कौन सा गुड हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लेटर फॉर्म करेक्टली, हाँ है ये। लेटर साइजिंग, ये भी होगा। मूड वाइल राइटिंग आप देखिए, और फोर्थ है स्लैंट ऑफ लेटर्स। आप देखिए आपको मूड वाइल राइटिंग एकदम ऑड एंड आउट ही दिख रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक गुड हैंडराइटिंग का नहीं हो सकता है कि मूड वाइल राइटिंग। सो ऑप्शन नंबर 3। Question number 33. Which of the following is not a characteristic of speaking skills? ये एक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो स्पीकिंग स्किल्स में यूज ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं इतने इम्पोर्टेंट, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर आप किसी रेसिटेशन को, अगर आप किसी पोएम को रिसाइट कर रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ऑप्शन नंबर 3, 4 और 1 से कंपेयर करेंगे, यूज ऑफ वॉइस, वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पिच आपका कितना आप लाउड और हाई एंड लो पिच जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फेशियल एक्सप्रेशंस एज कंपेयर टू बाकी के 3 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसीलिए हम इसको सेकेंड ऑप्शन को लेते हैं। 34. व्हाट डू यू मीन बाय स्किमिंग? अच्छा, स्किमिंग मतलब देखो, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पे जैसे एक स्कैनिंग हुआ है, आपको आपकी बुक में दिया हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो स्किमिंग दिया हुआ होगा। स्किमिंग और स्कैमिंग लाइक दोनों ना एक सिबलिंग्स होते हैं। आप जैसे मानिए कि उनका बड़ा भाई बहन टाइप का रिश्ता है। स्किमिंग मतलब क्या होता है कि ऊपर ऊपर से चीजों को देख लेना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपने जिससे आप विंडो शॉपिंग करते हैं, आपने सारी चीजें बस ऊपर ऊपर से देख ली है ना, हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया, तो उसको हम स्किमिंग बोल देंगे। पर अगर आपने इसको स्कैनिंग करना है तो आप एक एक प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, अच्छा इस चीज का तो पर्टिकुलर प्राइस इतना है, तो उसको आप प्रॉपर स्कैन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग। आई थिंक शॉपिंग के एग्जाम्पल से आपको बड़ा अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है स्किमिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू। हमको हल्का फुल्का मालूम करना है जनरल ओवरव्यू, तो उसको हम स्किमिंग बोलेंगे। ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग स्लोली इन ऑर्डर, अब रीडिंग स्लोली का तो बनता ही कि आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू चाहिए, तो अगर आप जल्दी जल्दी भी पढ़ लेंगे तो आपको एक हल्का फुल्का आइडिया तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ रीडिंग? स्कैनिंग मैंने आपको बताया कि आप उसको एक आपको फैक्ट्स जानने होते हैं, वो भी एक जल्दी जल्दी रीडिंग ही होती है स्कैनिंग, बट उसमें आपको हर कुछ फैक्ट्स पता करने होते हैं, तो ये रीडिंग की टेक्निक होती है, तो इसलिए ये नहीं हो। इंक्वायरिंग, आपको इंक्वायर करना है, तो ये रीडिंग की टेक्निक नहीं है। स्किमिंग, फिर मैंने बताया आपको पहले की भी कि स्किमिंग में आपको जल्दी जल्दी रीड करना होता है एक जनरल ओवरव्यू के लिए, एक्टिव रीडिंग भी, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इंक्वायरिंग। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग आ गया। व्हाट इज स्कैनिंग? आपको जैसे मैंने बताया शॉपिंग मॉल का एग्जांपल, कि जल्दी जल्दी खाली विंडो शॉपिंग में हल्का फुल्का देख लेना कि क्या है, उसको स्किमिंग बोलते हैं। पर हर चीज को फैक्ट्स के साथ कि ये चीज पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये चीज तो 1500 की है, पर ये चीज 2500 रुपए की है, आपको दोनों में फर्क, एक फैक्ट मालूम पड़ गया। फैक्ट मतलब कि ये चीज तो 1500 रुपए की ही मिलेगी, ये 2500 रुपए की मिलेगी, ये वाली चीज मुझे इस शॉप पे मिलेगी, ये वाली चीज मुझे सेकंड फ्लोर पे मिलेगी, आपको फैक्ट्स मालूम हो गए। सो दैट इज स्कैनिंग। सो स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स मालूम करने होते हैं, पर स्किमिंग में जनरल ओवरव्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। व्हाट इज स्कीमा थ्योरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा थ्योरी क्या होती है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, सो प्लीज इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। Schema theory is an explanation of how readers use prior knowledge to comprehend and learn from text. पहले का हम नॉलेज किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, और वो कितना यूजफुल है हमारे जो हम आज का जो हम रीडिंग कर रहे हैं, और हमारा नॉलेज कितना बन के तैयार हो रहा है। सो दैट इज स्कीमा थ्योरी। अच्छा, इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आप पूछेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 भी तो मैम सेम ही है 2 से। अब देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है दो चीजों का फर्क होता है, स्कीमा थ्योरी की बात हो रही है ना। तो थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंसेस और टेक्स्ट का फर्क है। थ्योरी इज सिंपली रिलेटेड टू टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा है कि यूज प्रायर नॉलेज तो कॉम्प्रीहेंड एंड लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट क्योंकि थ्योरी में टेक्स्ट की बात की जाती है, यहाँ पे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस बोल रहा है। थ्योरी में एक्सपीरियंसेस की बात नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एक्वायर्ड। लैंग्वेज सबसे सही तरीके से कैसे लर्न की जा सकती है, आपको कैसे आ सकती है? एक्टिविटीज, राइटिंग, ड्राइंग, गॉसिपिंग। देखिए अब इसमें ड्राइंग गॉसिपिंग तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइटिंग लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एक्वायर्ड राइटिंग, पर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से आप बोलोगे कैसे? ठीक है ना, आपको रीडिंग कैसे आएगी? तो इसलिए ओवरऑल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 हमने चूज किया हुआ है। Which of the following cannot be categorized under writing? कॉन्वर्सेशन, हम हमारी बातचीत को हम राइटिंग में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। रिपोर्ट हो गई, आर्टिकल हो गए, नोटिसेस हैं, ये सब राइटिंग का पार्ट है। पर कॉन्वर्सेशन हम रिटर्न भी हो सकता है, कॉन्वर्सेशन वर्बल भी हो सकता है, इसलिए हमने कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है। Question 40, which activity you will not include in your class to develop listening skill of students? स्टोरी टेलिंग लिसनिंग स्किल में आती है, पोएम ऑफ कोर्स लिसनिंग स्किल में आती है, आप मूवी देखेंगे वो भी एक सुनने का ही माध्यम है। बट फोर्थ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट को हमेशा वो खुद ही देखिए, आपको रिपोर्ट के बाद राइटिंग लिखा हुआ है, सो वो लिसनिंग स्किल नहीं है। 41, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस विल हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। ये बहुत इजी है, रीडिंग खुद ही बोल रहा है। रीडिंग न्यूज़पेपर आपको किस चीज में इंप्रूव करेगा? रीडिंग स्किल्स में। तभी आपने देखा होगा कि स्कूल में अर्ली एजेस में बच्चों को बोला जाता है कि आप अपना पेपर रोज जो आप पेपर आपके घर में अगर आता है, अगर पेपर नहीं आता है तो आप टीवी में जोर जो हेडलाइंस नीचे आ रही होती हैं आप उन्हें जोर जोर से पढ़ें, ताकि आपके लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे और आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ साइंस टीचर विल फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट। बिल्कुल। लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, हाँ मैंने बताया था आपको कि नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं पर लैंग्वेज पे फोकस होगा। ग्रामेटिकल एरर्स, बिल्कुल, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाता है। दो, अगर आपने कभी देखा होगा कि साइंस में अगर आपने कुछ थ्योरेटिकल आंसर लिखा हुआ है तो ग्रामर पे आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट नहीं होते हैं जितने आपके इंग्लिश में होते हैं, बट फिर भी टीचर आपके ग्रामेटिकल एरर को आपको नोटिफाई तो करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, who is known as father of modern linguistics? ये you have to learn this। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है नॉम चॉम्स्की। ये आपको समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलम, सर्कुलम का कंपोनेंट क्या होता है? इवैल्यूएशन भी होता है, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी होती है, ये सारे मिलके ही सर्कुलम बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर सर्कुलम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और तो उसे इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, उसमें कोई स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी तो वो प्रॉपर इंप्लीमेंट भी नहीं होगा। सो इसलिए ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन 45, इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्वर्सेशनल सेशंस को इंटरैक्टिव सेशंस भी बोला जाता है। सो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, उसे हम इंटरैक्ट करना बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, फिर वो सुन रहा है और वो जवाब दे रहा है। सो दैट इज लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। उसे लिसनिंग, इंटरैक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, Which of the following is an incorrect assumption in language teaching? फिर देखिए बोल रहा है incorrect मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा assumption लैंग्वेज का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, learners acquire language by trying to use it in real situation. नहीं। learners first language plays an important role in learning. हाँ जी ये सही है, पर क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, बिल्कुल होना चाहिए, तो ये सही है, नहीं होगा। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच, नहीं। जैसे हमने पहले, अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा था कि कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमने वहां पे राइटिंग को छोड़ के एक्टिविटीज चूज किया था। सो इसलिए ओवरऑल राइटिंग, रीडिंग, एक्टिविटीज सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज के लिए, सिर्फ राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फोर्थ वन इज अ नेगेटिव ऑप्शन, तो हम इसे चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विच लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड? मदर टंग। सबको पता है मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज होती है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप हिंदी बोलेंगे, आप अगर अब्रॉड में हैं तो आप शायद इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। अगर आप ऐसी किस जगह पे हैं जहां की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो आप वो नेटिव लैंग्वेज ही यूज करेंगे। सो मदर टंग, राइट। Who suggests that children learn by अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 47 में मदर टंग दिया हुआ है और रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है। अब इनमें क्या फर्क है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज? अगर सपोज मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ और वहां की रीजनल लैंग्वेज मराठी है, पर मेरे घर में मान के चलिए संस्कृत का बड़ा ही ज्यादा यूज होता है, तो मेरी मदर टंग तो संस्कृत बन जाएगी, शायद मैं मराठी से ज्यादा संस्कृत सीख जाऊंगी। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज क्या बन जाएगी? संस्कृत, और वो ही मेरी मदर टंग होती है। Who suggests that children learn by imitating others? किसने बोला था? फिर देखिए लर्निंग क्वेश्चन है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 हम देखेंगे। तो जिन पैकेट ने बोला हुआ था कि बच्चों को बच्चे दूसरों से इमिटेट होके ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। करिकुलम हमें किसका कल्चर, बयां किसका रिफ्लेक्शन है? ऑफ कोर्स सोसाइटी का है, क्योंकि स्कूल भी एक सोसाइटी का पार्ट ही है। सिर्फ स्कूल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्कूल भी सोसाइटी के अंदर आता है। और करिकुलम जो भी एक्टिविटीज हम घर में भी फॉलो करते हैं, सो दैट ऑल कम्स अंडर करिकुलम। कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है हमारे, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, सोसाइटी, सो एवरीथिंग कम्स अंडर सोसाइटी। सोसाइटी एक बहुत बिग टर्म है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज, organization of arguments and ideas in paragraph is an important aspect of। आप अगर देखेंगे कभी एक पैराग्राफ आपको एग्जाम में आपको आता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, आइडियाज भी होते हैं, और कुछ तरह के क्रिएटिविटी भी होती है। सो वो सब किस में आ जाता है? राइटिंग एंड ऐसे। अगर आपको मैंने कुछ ऐसे लिखने को बोला हुआ है, तो आप अपने उसमें थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ नेगेटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर। आप उसमें कुछ आइडियाज कैसे दे सकते हैं, आप कुछ अपने सजेशंस पुट कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर आइडियाज ओनली। सो दैट कम्स अंडर राइटिंग ऐसे। आप स्टोरीज में, आप स्टोरी तो आपको बनानी होती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। आप उसमें कुछ अपने डिस्कशंस नहीं पुट कर सकते, अपने कुछ सजेशंस नहीं पुट कर सकते हो, राइट? सो दैट विल कम अंडर राइटिंग ऐसे। तो यहाँ पे आज हमने हमारा पेपर जो 4 था ए पार्ट, उसके हमने 50 MCQs कवर कर लिए हैं। और I would just request everyone to go through all these questions at least once
एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपकी मुझे लगता है जल्द ही डेट शीट जनरेट हो जाएगी। एंड अगर आप इसे अभी से ही एक बार गो थ्रू कर लेंगे, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू द other part of my series as well. So let's end this class for now. और मैं आपके लिए जो पेपर 4 का बी पार्ट है वो भी जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक आप इससे एक बार गो थ्रू करिए, और आपको कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। I'll try to respond them as soon as possible. Thank you and goodbye.